आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं शीत युद्ध का दौर, जो कि आपका 12th क्लास पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट चैप्टर है। उसी का जो है ये पार्ट 2 लेके आए हैं, यानी कि सेकंड वीडियो लेके आए हैं। इससे पहले भी हम लोग एक वीडियो इसका कंप्लीट कर चुके हैं, तो जो भी पहला वीडियो को नहीं देखे हैं आप लोग जाइए वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पे, वहां पर आपको लिंक मिलेगा, या फिर चैनल का प्लेलिस्ट पे जाकर के आप लोग फर्स्ट वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, जहां पर हम लोगों ने छोटी छोटी चीजों को कवर किया था, जैसे कि शीत युद्ध का दौर क्या होता है, शीत युद्ध क्या है, ठीक है। उसके बाद शीत युद्ध के पीछे क्या कारण था, उसके बाद फिर हम लोगों ने देखा था कि कैसे जो है दुनिया दो गुटों में बट चुकी थी, क्योंकि आपको पता है एक आपका पूंजीवादी अमेरिका था और एक आपका कौन था, यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ, ठीक है। तो दुनिया जो है दो गुटों में बट चुका था, हम लोगों ने पार्ट 1 में देख लिया था। आज का जो वीडियो है काफी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं, वर्षा संधि के बारे में। अच्छा, आपका पहला वीडियो जो था उसमें हम लोग नाटो के बारे में भी पढ़ चुके थे, ठीक है, नेटो संधि के बारे में, तो आप लोग जरूर देख लीजिएगा। आज जो है हम लोग वर्षा संधि के बारे में पढ़ेंगे, उसके साथ ही जो है सीटो सेंटो के बारे में थोड़ा सा देखेंगे। फिर एक चीज आपको पता होगा कि दुनिया जो है दो गुटों में बट गया था, दो गुट में से दुनिया में जितना भी देश था उसके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन था, या तो अमेरिका के साथ मिल जाता या फिर यूएसएसआर के साथ, ठीक है। तो क्या आखिर रीजन हो जाता था कि छोटे देश को जो है महाशक्तियों का बड़े काम आते थे, क्यों आते थे, हम लोग इस टॉपिक को भी देखेंगे। साथ में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपका है क्यूबा का मिसाइल संकट, उसको इस वीडियो में देखने वाले हैं, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके एग्जाम में 5 नंबर का पूछा जाता है, तो प्लीज आप लोग शुरू से लेकर के अंत तक बने रहें, फिर सिर्फ मेरी बातों को ध्यान से सुने, आपको ये चैप्टर में बहुत मजा आने वाला, सिर्फ मेरी बातों को सुने और जो जो पॉइंट आपको नोट करने के लिए बोलेंगे उसको नोट कीजिएगा, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं वर्षा संधि के बारे में, यानी कि वर्षा पैक्ट के बारे में। सबसे पहला क्वेश्चन आपका यही बनता है कि वर्षा संधि कौन लेके आया था, प्रश्न में आपको पूछा जाता है, ठीक है। तो जब भी आपको पूछे कि वर्षा संधि कौन लेके आया है, तो आपको डायरेक्ट क्या लगा देना, सोवियत संघ, ठीक है, सोवियत संघ यानी कि यूएसएसआर जिसको हम लोग लिखते हैं, ठीक है। वहीं पर अगर आपको पूछेगा नाटो के बारे में, तो नाटो कौन लेके आया था, नाटो जो है वो आपका अमेरिका लेके आया था, ठीक है। कब लेके आया था अगर पूछे तो 4 अप्रैल 1950 को नेटो का गठन हुआ था, जो कि अमेरिका लेके आया था, जिसमें टोटल 12 देश थे स्थापना के समय, यानी कि जब इसकी शुरुआत हो रही थी तो उस समय टोटल 12 देश था। लेकिन अभी अगर वर्तमान की बात करें तो टोटल इसमें कितना देश है, 30 देश है, ठीक है, यानी कि 30 सदस्य देश है, मेंबर देश है। अब वर्षा संधि के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, तो ये जो वर्षा संधि है वो सोवियत संघ के द्वारा लाया गया था, ठीक है। पूर्वी गठबंधन, कोई भी संधि क्यों होता है तो मैं आपको बता चुका हूं कि अगर आप लोग संधि कर लेते हैं, जैसे कोई भी देश अगर मान लेते 5 देश संधि कर लिया, ठीक है, तो इन 5 देशों के बीच में किसी पर भी अगर कोई भी बाहरी देश हमला करता है इस 5 देश में, तो क्या करेगा, ये 5 देश मिल करके उस पर हमला करेगा। अब जैसे नाटो में भी टोटल 30 देश है, तो यहां पर क्या होगा कि कोई भी देश इन 30 देश में से अगर कोई भी देश पर हमला कोई कर देता है, तो ये 30 देश मिलकर के जो उस पर हमला करेगा, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको कहानी भी बताया था यूक्रेन के बारे में, कि यूक्रेन जो अभी जिस पर युद्ध चल रहा है, ठीक है, तो यूक्रेन क्या चाहता था, यूक्रेन जो है वो नेटो के साथ मिलना चाहता था, लेकिन रशिया इसी का खिलाफ करता था, क्योंकि अगर यूक्रेन इसके साथ मिल जाता है और रशिया कभी भी अगर यूक्रेन पर हमला कर देगा, तो ये 30 और एक 31, यानी कि यूक्रेन भी मिल जाता, तो ये 31 देश मिलाकर के उस पर उल्टा हमला करता, और बताइए वो जिंदा रह पाता दुनिया में, वो देश पूरा मिट जाता, ठीक है, क्योंकि बहुत ही शक्तिशाली देश नेटो संधि में आपका जुड़ा हुआ है। तो चलिए हम लोग वर्षा संधि के बारे में पढ़ रहे थे। तो पूर्वी गठबंधन अर्थात सोवियत संघ ने, एक चीज ध्यान रखिएगा, पूर्वी गठबंधन किसको बोलते हैं हम लोग, सोवियत संघ को बोलते हैं, ठीक है, और पश्चिमी गठबंधन अमेरिका को। तो पूर्वी गठबंधन अर्थात सोवियत संघ ने 1955 में नेटो में शामिल देशों का मुकाबला करने के लिए, क्योंकि ये नेटो जो संधि था उसी का मुकाबला करने के लिए वर्षा संधि की जो है स्थापना किया, यानी कि वर्षा संधि की, ठीक है। तो आपको सिंपली समझ में आ गया कि इसकी जो स्थापना है वो कब हुआ था, 1955 में हुआ था। किसने किया था, सोवियत संघ ने किया था। जब भी प्रश्न पूछे आपको इसका आंसर देना है, क्यों किया था, तो डायरेक्ट आपको क्या लिखना है कि नेटो में जितना भी देश था उसी को, यानी कि एक प्रकार का उसी के साथ मुकाबला करने के लिए, युद्ध करने के लिए ये वर्षा संधि का जो है स्थापना किया गया था। महाशक्तियों ने अपने गुट में छोटे छोटे देशों को शामिल करने के लिए अपने शक्तियों का भी इस्तेमाल किया, ठीक है। तो आपको पता ही है कि छोटे छोटे देश क्यों शामिल होते हैं, वो भी आपको यहाँ पर पता चलेगा। लेकिन महाशक्ति जो है वो क्या किया, छोटे छोटे देशों को अपने साथ शामिल करने के लिए ये सभी संधि का जो है गठन करते थे, ठीक है, यानी कि अपना महाशक्ति का जो है उपयोग करता था, यानी कि संधि का जो है उपयोग करता था। पूर्वी और दक्षिण पूर्व एशिया तथा पश्चिम एशिया में अमेरिका ने गठबंधन का तरीका अपनाया। इन संगठनों को सीटो और सेंटो के नाम से जाना गया, ठीक है। तो यहाँ पर प्रश्न बनता है कि जैसे कि अमेरिका नाटो संधि लेके आया, तो नाटो के बाद जो है फिर उसी के खिलाफ में वर्षा संधि कौन लेके आ गया, सोवियत संघ लेके आ गया, ठीक है। तो फिर अमेरिका क्या किया, वो जो है आपका एक सीटो और एक सेंटो, फिर से वो 2 संधि बना दिया, यानी कि पूर्वी और दक्षिण पूर्वी एशिया तथा पश्चिम एशिया, एक आपका पूर्वी
और दक्षिण पूर्व एशिया, उसके बाद एक पश्चिम एशिया, ठीक है। इसी को गठबंधन करने के लिए यानी कि सभी को एक साथ मिलाने के लिए वो क्या कर दिया, एक सीटो संधि लेके आ गया, एक सेंटो संधि लेके आ गया, ठीक है। आपको प्रश्न में कभी कभी पूछ देता है सीटो का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, साउथ, यहाँ पर सीटो का फुल फॉर्म साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं दक्षिण पूर्व एशियाई संधि संगठन, ठीक है। उसके बाद सेंटो, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, केंद्रीय संधि संगठन। तो हो सके तो आप लोग यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब यहाँ पर हम लोग समझते हैं, तो पूर्वी और दक्षिण पूर्व एशिया तथा पश्चिम एशिया में अमेरिका जो है वो गठबंधन का तरीका अपनाया, जिसका नाम क्या रखा गया, सीटो और सेंटो, ठीक है। उसके बाद सीटो तथा सेंटो के जवाब में सोवियत संघ जो है वो क्या किया, साम्यवादी चीन, वियतनाम, कोरिया और इराक के साथ बहुत ही मजबूत संबंध बना लिया, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया, सबसे पहले अमेरिका नाटो किया, उसके बाद उसी के खिलाफ में जो है आपका सोवियत संघ वर्षा संधि किया, फिर इसके खिलाफ में यानी कि वर्षा संधि को देखते हुए अमेरिका जो है पूर्वी दक्षिण पूर्वी एशिया पश्चिम एशिया सभी को मिला करके एक गठबंधन करने के लिए एक सीटो और एक सेंटो बनाया। तो फिर सोवियत संघ क्या कर दिया, वो साम्यवादी चीन, वियतनाम, उत्तरी कोरिया और इराक, इनके साथ जो है एक प्रकार का मजबूत संबंध बना लिया, ठीक है। सीटो और सेंटो का आप लोग फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं कि आखिर छोटे देश जो है वो किस कारणों से महाशक्तियों के बड़े काम आते थे, यानी कि क्यों आखिर महाशक्ति, चाहे आप अमेरिका ले लीजिए या फिर सोवियत संघ ले लीजिए, वो आखिर क्यों जो है छोटे देश को अपने साथ शामिल करना चाहता था। आपको जब भी प्रश्न पूछे तो आपको सबसे पहला देखना है महत्वपूर्ण संसाधन, जैसे कि तेल और खनिज, ठीक है। तो महत्वपूर्ण संसाधन होते थे, छोटे छोटे देशों के पास उतना जुगाड़ नहीं होता था, उतना वो विकसित नहीं होते थे, उसके बाद मशीन नहीं होते थे कि वो कोई भी तेल और खनिज को निकाल सके, ठीक है। तो यहाँ पर जो है बड़े मतलब कि बड़ा देश को इसका बहुत बड़ा फायदा हो जाता था इस चीज का। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, महत्वपूर्ण संसाधन, इसीलिए जो है महाशक्तियों के लिए बहुत ज्यादा मतलब कि एक प्रकार का बोल सकते हैं कि बहुत बड़े काम आते थे छोटे देश, ठीक है। तो सबसे पहला छोटे देश में महत्वपूर्ण संसाधन मिलता था, जो कि वो छोटा देश जो भी होता था वो खुद उसको नहीं निकाल पाता था, तो बड़ा बड़ा जो देश होता था, ठीक है, वो इस चीज को निकालता था। दूसरा क्या है, भू क्षेत्र, यानी कि हथियार और सेना संचालन के लिए जो है उसको भू क्षेत्र भी मिल जाता था। जैसे कि आप अभी पढ़ेंगे कि उसके बगल में एक जगह था जिसका नाम था क्यूबा, ठीक है। तो क्यूबा क्योंकि छोटा जगह था तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि यहाँ पर हथियार और सैनिक दोनों चीज का संचालन यहाँ पर कर सकता था, ठीक है। तो भू क्षेत्र। तीसरा पॉइंट क्या है, सैनिक ठिकाने, वही चीज हो गया, यानी कि जहां से महाशक्तियां जो है एक दूसरे का जासूसी कर सके। जैसे कि अभी अमेरिका जो है वो यूक्रेन क्योंकि यहाँ पर एक रसिया है आपका, ठीक है, एक रसिया है, एक अमेरिका है। तो अमेरिका के बगल में जो है आपका एक क्यूबा जगह है और वहीं पे रसिया के बगल में आपका क्या है, यूक्रेन है, ठीक है। तो अमेरिका जो है जासूसी करने के लिए यूक्रेन को अपने साथ में लेना चाहता है अभी, और उसी समय रसिया क्या चाहता था, रसिया चाहता था कि ये जो क्यूबा जगह है वो किसके साथ मिल जाए, रसिया के साथ मिल जाए, ठीक है। तो यही है सैनिक ठिकाने। तो छोटे देश में जो है छोटे देश को इसीलिए अपने साथ मिलाना चाहता था कि उसमें एक प्रकार का जासूसी करने का बहुत बड़ा मौका मिलता था। और चौथा है आपका आर्थिक मदद, और आर्थिक मदद तो मिलता ही था, ठीक है। तो ये ऐसे कारण थे क्योंकि छोटे देश जो होते थे वो महाशक्तियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और जरूरी हो जाते थे। तो चीजें आपको समझ में आ गई। तो का बेसिकली मतलब क्या होता है, इसकी शुरुआत कब से कब तक हुई थी, यहां से जो है आपका VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी कि MCQ टाइप क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, शीत युद्ध का जो अर्थ होता है जब दो या दो से अधिक देशों के बीच एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए जिससे लगे कि युद्ध जो है वो होकर रहेगा, ठीक है। यानी कि दो देशों के बीच या फिर दो से ज्यादा देशों के बीच एक ऐसी स्थिति बन जाती है जिससे लगता है कि युद्ध जो है वो होकर रहेगा, लेकिन वास्तव में वहां पर कोई भी युद्ध नहीं होता है, वास्तव में कोई भी युद्ध नहीं हो, इसमें युद्ध की पूरी संभावना रहती है, युद्ध की जो है पूरी संभावना रहती है कि युद्ध जो है होकर रहेगी, युद्ध की पूरी आशंका रहता है, एकदम पूरा ऐसी स्थिति रहती है, पूरी डर बना हुआ रहता है, पूरा तनाव भरी हुई रहती है, पूरा संघर्ष से जारी होता है, ये भी इधर से चाहता है कि युद्ध करे, वो भी उधर से चाहता है युद्ध करे, लेकिन फिर भी कोई युद्ध नहीं होता है, इसे ही शीत युद्ध कहते हैं, ठीक है। तो अगर आपको शीत युद्ध का डेफिनेशन पूछे कि शीत युद्ध क्या है तो आपको ये डेफिनेशन देना, ठीक है। तो हो सके तो आप लोग यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए, अगर आपको प्रश्न पूछे कि शीत युद्ध कब से शुरू हुआ था, क्योंकि दो ऑप्शन में देता है, कभी कभी आपको ऑप्शन में दे देगा 1945, कभी कभी दे देगा द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, ठीक है। तो आपके ऑप्शन में जो रहेगा, अगर मान लेते हैं आपको प्रश्न पूछा कि शीत युद्ध जो है वो कब शुरुआत हुआ था, तो अगर ऑप्शन में आपका रहा 1945 तो आपको सिंपली 1945 लगा देना है, या फिर अगर आपका ऑप्शन में रहा द्वितीय विश्व युद्ध के बाद तो आपको द्वितीय विश्व युद्ध के बाद लगा देना है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि द्वितीय विश्व युद्ध जो है वो आपका 1939 से लेकर के 1945 के बीच चला था, और जस्ट 1945 के बाद से जो है आपका शीत युद्ध शुरू हो गया था जो कि 1991 तक चला था, ठीक है। तो ये प्रश्न आपको पूछा जा सकता है, द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला था और शीत युद्ध कब से शुरू हुआ था, तो 1945 के बाद से, यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से, ठीक है। अब अगला प्रश्न एक पूछा जाता है यहाँ पर जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है
आपका प्रश्न क्या है कि ये जो है शीत युद्ध जो है वो किसके किसके बीच हुआ था। तो ये शीत युद्ध जो है वो अमेरिका और सोवियत संघ, देख ध्यान रखिएगा, कभी कभी ऑप्शन में आपको रूस भी दे देगा, ठीक है, और ज्यादातर तो वैसे सोवियत संघ देगा, लेकिन अगर रूस दे देता है तो आपको रूस भी टिक करना है, अगर यूएसएसआर दे देता है तो आपको यूएसएसआर भी टिक करना है, ठीक है। तो एक तरफ आपका अमेरिका है, दूसरा तरफ आपका सोवियत संघ, ये दोनों के बीच जो है शीत युद्ध चला था। आपको ध्यान आ गया। अब अगला पॉइंट क्या है आपका, शीत युद्ध जो है वो कब से कब तक चला था। तो 1945 से लेकर के 91 के बीच शीत युद्ध जो है वो चला था। शीत युद्ध अंत होने का जो मुख्य कारण था वो क्या था, सोवियत संघ का विघटन, ठीक है। तो एक इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ भी बनता है, शीत युद्ध का मुख्य कारण क्या था। वैसे तो कारण बहुत सारा था, जर्मनी का एकीकरण हो गया, क्यूबा मिसाइल संकट हो गया, और भी बीच बीच में बहुत सारा चीज हुआ था, ठीक है। लेकिन सबसे जो मेन कारण है, मुख्य जो कारण है वो क्या है, सोवियत संघ का विघटन, यानी कि जो सोवियत संघ था, यूएसएसआर था, ठीक है, वो आपका खत्म हो गया, जिससे कि 15 देश बन गया, यानी कि वो टूट करके कितना देश बन गया, 15 देश, और जिसके कारण सोवियत संघ जो है वो खत्म हो गया और शीत युद्ध भी जो है खत्म हो गया, ठीक है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर बनता है, हम लोग आगे चलते हैं पूंजीवाद के बारे में, क्योंकि आपको पता है अमेरिका जो है वो किसको चाहता था, अमेरिका जो है वो आपका पूंजीवाद को चाहता था, और वहीं पे समाजवाद यानी कि साम्यवाद, ध्यान रखिएगा, समाजवाद और साम्यवाद में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, तो आप लोग को अभी फिलहाल इसे दिमाग नहीं लगाना है। आपको जब भी समाजवाद साम्यवाद बोले एक ही चीज समझना है, ठीक है। तो पूंजीवाद का मतलब आपको समझ में आ गया कि अमेरिका जो है पूंजीवाद को चाहता था, पूंजीवादी यानी कि पूंजीवाद का स्थापना करना कौन चाहता था, अमेरिका, और समाजवाद का जो स्थापना है यानी कि जो साम्यवाद का स्थापना है वो किसका, यानी कि उसको स्थापना कौन करना चाहता था, यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ, ठीक है। पूंजीवाद का बेसिकली मतलब क्या होता है, यानी कि जो आपका संपत्ति है, जो आपका प्रॉपर्टी है, उसका मालिक आप खुद होते हैं, जिसको हम लोग प्राइवेट सेक्टर बोलते हैं, यानी कि जैसे कि प्राइवेट स्कूल हो गया, प्राइवेट कंपनी हो गया, तो इसको हम लोग पूंजीवाद के अंतर्गत रखेंगे, ठीक है। और समाजवाद क्या हो गया, यानी कि जो आपका संपत्ति है, जो आपका प्रॉपर्टी है, वो जो है सरकार के कंट्रोल में रहती है, सरकार के नियंत्रण में रहती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं समाजवाद या फिर साम्यवाद। तो पूंजीवाद और साम्यवाद में बेसिकली इतना ही डिफरेंस होता है, हो सके तो यहाँ पर भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब थोड़ा सा यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिएगा क्यूबा मिसाइल संकट के बारे में, काफी इंपोर्टेंट टॉपिक है, 5 नंबर का आपको पूछा जाता है, बस आसान शब्दों में आप कुछ देर मेरी बातों को सुनिए। देखिए ये जो है आपका क्या है, ध्यान से आप लोग देखिएगा, ये आपका है रसिया, ठीक है, ये जो है आपका है अमेरिका, ध्यान से आप लोग यहाँ पर देखिएगा, ये छोटा सा जो है वो आपका क्या है, क्यूबा, ठीक है। तो बेसिकली कहानी क्या हुआ था कि ये जो है आपका अमेरिका है, ये रसिया है, तो रसिया जो है वो क्या किया, क्यूबा को जो है अपने साथ मिला लिया, एक संधि कर लिया। रसिया इसको क्या करता था, सैनिक संगठन, यानी कि इसको सेना भी देता था, उसके साथ साथ इसका आर्थिक मदद भी करता था, यानी कि क्यूबा का बहुत ज्यादा मदद करता था। कौन, रसिया। क्यों करता था, तो क्योंकि आपको पता है छोटा देश जो है, यहां से जो है अमेरिका का जासूसी करने के लिए रसिया जो है वो क्यूबा के साथ मिला, ठीक है। तो बेसिकली अगर आपको पूछे कि क्यूबा क्या है, तो क्यूबा जो है एक जगह है जिसको हम लोग द्वीप भी बोलते हैं, द्वीप, ठीक है, द्वीप बोलते हैं। तो क्यूबा जो है एक जगह है जो कि अमेरिका के तट यानी कि अमेरिका का जो बॉर्डर होता है, जो सीमा होता है, उसी से सटा हुआ होता है। रसिया जो है उसको अपने नियंत्रण में ले लिया, उसको उसके साथ यानी कि क्यूबा के साथ संधि बना लिया। क्यों बना लिया, क्योंकि वो अमेरिका का एक प्रकार का जासूसी कर सके, ठीक है। तो वहीं पे यहाँ पर बताया जा रहा है कि क्यूबा जो है वो अमेरिका के तट से यानी कि अमेरिका का जो सीमा है उससे लगा हुआ एक छोटा सा द्वीपीय देश है, ठीक है। ये नजदीक तो अमेरिका का है, लेकिन क्यूबा का जो जुड़ाव है वो किससे था, सोवियत संघ से था, और सोवियत संघ उसे आर्थिक तथा वित्तीय सहायता देता था, और सोवियत संघ जो है उसे आर्थिक और वित्तीय दोनों सहायता देता था, ठीक है। तो बेसिकली कहानी आपको समझ में आ गया कि क्यूबा के रसिया के लिए क्यों ओपोनेंट था। जैसे अगर हम लोग आज के बारे में बात करें तो आपको पहले भी हम बता चुके हैं, ये आपका अमेरिका है, ये आपका क्या है, रसिया है, और यहाँ पर जो है आपका यूक्रेन देश है, ठीक है। तो अभी अमेरिका क्या करता है, अमेरिका जो है इसके साथ संधि करना चाहता है, जिसको संधि का नाम क्या है, नेटो, ठीक है। और इसी के कारण जो है अभी युद्ध चल रहा है, क्योंकि अगर इनकेस मान लेते हैं यूक्रेन अमेरिका के साथ मिल जाएगा तो यहाँ पर बेसिकली होगा क्या, अमेरिका जो है अपना सेना यहाँ पर भेजेगा, अमेरिका जो है यहाँ से आसानी से रसिया का जासूसी कर सकेगा, और हो सकता है युद्ध भी बहुत ही आसानी से कर सकेगा, जो कि रसिया बिल्कुल नहीं चाहेगा, ठीक है। बेसिकली यही मतलब है, इसीलिए आज अमेरिका भी जो है यानी कि रसिया भी युद्ध कर रहा है, और उस समय जो है ये आपका क्यूबा जगह, क्योंकि रसिया इसको चाहता था, क्यूबा को क्यूबा के साथ मिला हुआ था, और यहाँ से वो जो अमेरिका पर आसानी से हमला कर सकता था, ठीक है। तो उसी के बारे में इसीलिए इसको कहा गया है क्यूबा का मिसाइल संकट। आपको चीजें समझ में आ गई, क्यूबा आखिर क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, तो क्यूबा जो है वो अमेरिका की सीमा से लगा हुआ एक छोटा सा द्वीपीय देश है, ठीक है। ये नजदीक किसका था, अमेरिका का, लेकिन कंट्रोल में किसका था, रसिया का। क्यों, क्योंकि रसिया जो है वो इसको आर्थिक और वित्तीय सहायता दोनों देता था। आपको यहां तक कहानी समझ में आ गया। अब आगे हम लोग देखते हैं अप्रैल 1961 में, ध्यान दीजिएगा डेट आप लोग, अप्रैल 1961 में यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ के जो नेता थे, जिसका नाम क्या था, नेता खुश्चेव। तो अगर आपको प्रश्न पूछे कि जब ये सब घटना हुआ था यानी कि जो क्यूबा मिसाइल संकट हुआ था, प्रश्न यहां पर बनता है
जब क्यूबा मिसाइल संकट हुआ था उस समय सोवियत संघ का राष्ट्रपति या फिर सोवियत संघ का नेता कौन था? तो आपको क्या लगाना है? खुश्चेव। क्या लगाना है? खुश्चेव। ठीक है। तो अप्रैल 1961 में सोवियत संघ के नेताओं को यह चिंता सताने लगी थी कि अमेरिका जो है क्यूबा पर कभी भी हमला कर देगा, यानी कि ये उसको चिंता, रियल में ऐसा कोई फैक्चुअल नहीं था, लेकिन सोवियत संघ को ऐसा लगा कि अमेरिका जो है वो क्यूबा पर हमला कर सकता है। ठीक है। इसीलिए 1962 में जो है सोवियत संघ के नेता जिसका नाम था खुश्चेव, वो क्या किया? क्यूबा में जो है परमाणु मिसाइल को तैनात कर दिया। क्यूबा जो जगह है यहाँ पर क्या कर दिया? परमाणु मिसाइल को तैनात कर दिया अमेरिका पर युद्ध करने के लिए। ठीक है। इसका जो पता है अमेरिका को 3 हफ्ते के यानी कि 3 सप्ताह के बाद लगा और दोनों के बीच युद्ध का माहौल बन गया। समझ रहे हैं आप? यानी कि यही एक जगह था जहां पर शीत युद्ध के दौरान एक ऐसा जगह था जहां पर रसिया और एक प्रकार का बोल सकते हैं अमेरिका एक प्रकार का आमने सामने हो गया था। युद्ध जो है हर हाल में होता, लेकिन फिर भी नहीं हुआ, फिर भी ये नहीं हुआ। ठीक है। तो इसका जो पता है वो अमेरिका को 3 हफ्ते के बाद चला। इससे क्या हो गया? युद्ध का माहौल जो है बन गया एकदम। ठीक है। पूरी दुनिया जो है, पूरा विश्व जो है वो डरी हुई थी, सहमी हुई थी। इसी घटना को हम लोग क्यूबा का मिसाइल संकट के नाम से जानते हैं। ठीक है। तो इसी घटना को हम लोग क्या बोलते हैं? क्यूबा का मिसाइल संकट। तो आपको चीजें समझ में आ गई क्यूबा का मिसाइल संकट क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक ऐसी स्थिति बन गई थी जहां पर सोवियत संघ जो है वो क्या किया? मिसाइल को तैनात कर दिया। अमेरिका को 3 सप्ताह के बाद चला, तो अमेरिका जवाब में कुछ ना कुछ तो करता, बस इसीलिए हो सकता था वहां पर युद्ध हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। बस इसी को हम लोग क्यूबा मिसाइल संकट कहते हैं। ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं क्यूबा में जो तैनात मिसाइल थे वो जो है अमेरिका, उससे जो है अमेरिका नजदीकी निशाने की सीमा पर था। अब इनके साथ ध्यान रखिए, जैसे कि मिसाइल को अगर एक्टिव कर दिया, उसको तैनात कर दिया, तो अब बताइए कभी भी अगर अमेरिका पर हमला कर देता तो अमेरिका भी जवाब करता। अमेरिका के पास भी परमाणु बम था, उसी तरह आपका रसिया के पास भी परमाणु बम था। अब दोनों अगर लड़ता तो बताइए पूरी दुनिया तहस नहस होती कि नहीं? 100% होती। ठीक है। तो क्यूबा में जो तैनात मिसाइल थे वो अमेरिका के नजदीक निशाने की सीमा पर आ गया है। ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं अमेरिका ने अपने जंगी बेरों को आगे कर दिया, ताकि अब इस चीज को रोकने के लिए, क्योंकि यहां पर तो आपको पता चल गया कि अमेरिका को 3 सप्ताह के बाद चला, लेकिन 3 सप्ताह के बाद पता चलने पर अमेरिका क्या किया? तो अमेरिका जो है अपनी जो जंगी बेरों था उसको आगे कर दिया, ताकि क्यूबा की तरफ जितने भी जाने वाले सोवियत संघ के जहाज थे, ठीक है, क्यूबा की तरफ जितना भी जहाज आ रहा था उस चीज को रोका जा सके, उस जहाज को रोका जाए। इन दोनों महाशक्तियों के बीच ऐसी स्थिति बन गई थी, लगा कि युद्ध होकर रहेगा, लेकिन युद्ध नहीं हुआ। अगर युद्ध हो जाता तो वहां पर थर्ड वर्ल्ड वार 100% हो जाता। ठीक है। तो क्यूबा मिसाइल संकट जो है शीत युद्ध का चरम बिंदु था, चरम बिंदु। हालांकि इससे दोनों महाशक्तियों की मध्य कोई भी व्यापक रक्त रंजित यानी कि खून खराबा युद्ध जो है नहीं छिड़ा, लेकिन दुनिया जो है वो तीसरा विश्व युद्ध से बच गया। तो ये जो है आपका क्यूबा मिसाइल संकट था, जो कि काफी इंपोर्टेंट टॉपिक है। तो हो सके तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर दोबारा इस चीज को नोट कर लीजिएगा। ठीक। आपको अगर प्रश्न पूछे पूर्वी गठबंधन का जो अगुवाई कौन कर रहा था, तो वह सोवियत संघ कर रहा था। ठीक है। जिसका जो कि समाजवाद और साम्यवाद पर आधारित था। और ये जो पश्चिमी जो गठबंधन था उसका अगुवाई कौन कर रहा था? अमेरिका कर रहा था, जो क्या चाहता था? पूंजीवाद को चाहता था और उदारवादी लोकतंत्र को चाहता था। ठीक है। तो अगर आपको प्रश्न पूछे पश्चिमी गठबंधन का अगुवाई कौन कर रहा था? अमेरिका कर रहा था। अमेरिका क्या चाहता था? वो उदारवादी लोकतंत्र तथा पूंजीवाद को चाहता था। और ये जो पूर्वी गठबंधन है वो सोवियत संघ का अगुवाई कर रहा था, जो कि समाजवाद और साम्यवाद को चाहता था। यहाँ पर भी आपका जो है 2 प्रश्न बनता है। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं शीत युद्ध का दौर, यानी कि शीत युद्ध का दौर, ये चीज आपको समझ में आ गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्यूबा का मिसाइल संकट। अब आगे हम लोग देखते हैं शीत युद्ध का दौर। ये VVI टॉपिक है, ये भी आपका ध्यान से देखिए। शीत युद्ध के दौरान अनेक संकट सामने आए, आपको प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है। तो शीत युद्ध के दौरान जो है अनेक संकट सामने आए, खूनी लड़ाई भी हुई, लेकिन इन संकटों को और लड़ाई से तीसरा विश्व युद्ध जो है नहीं हुआ। अब आप लोग बोलेंगे कि सर युद्ध वगैरह तो हुआ ही नहीं था, इसीलिए तो इसको शीत युद्ध बोलते हैं, लेकिन नहीं, क्योंकि दुनिया जो है 2 गुटों में बंट चुका था। तो रसिया और अमेरिका के बीच तो कोई युद्ध नहीं हुआ, लेकिन जो छोटा छोटा देश था जो कि रसिया के साथ मिला हुआ था, कुछ देश अमेरिका के साथ मिला हुआ था, तो उन जो छोटा छोटा देश था उसके बीच कुछ ना कुछ लड़ाई हो गया। इसी चीज को हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो दोनों महाशक्तियां, एक आपका कोरिया, बर्लिन, कांगो, कई अन्य जगह पर सीधे सीधे मुठभेड़ की स्थिति में आ चुकी थी। समझ गए? तो शीत युद्ध के दौरान जो है अनेक संकट सामने आया, खूनी लड़ाई भी हुई, लेकिन इससे क्या हुआ कि तीसरा विश्व युद्ध जो है वो बिल्कुल नहीं हुआ। उसमें आपका एक कोरिया, बर्लिन, कांगो, कई अन्य जगह था जहां पर जो है दोनों देश आमने सामने मिल गया और दोनों देशों के बीच मुठभेड़ की जो है स्थिति भी उत्पन्न हो गई थी। ठीक है। कोरिया, वियतनाम और अफगानिस्तान जैसे कुछ क्षेत्रों में व्यापक जनहानि हुई, क्योंकि महाशक्तियों के सहयोगी राष्ट्र
युद्ध में संलग्न थे, लेकिन विश्व जो है वो परमाणु युद्ध से बच गया। ठीक है, तो कोरिया, वियतनाम और अफगानिस्तान जो है एक प्रकार का बोल सकते हैं हम लोग कि ये जो है सहयोगी राष्ट्र युद्ध में संलग्न था, एक प्रकार का ये भी युद्ध में था, लेकिन इसके पास क्योंकि कोई परमाणु वगैरह उस समय नहीं था, तो ये जो है आराम से युद्ध से, मतलब यानी कि कोई भी इससे परमाणु युद्ध नहीं हुआ, परमाणु युद्ध से जो है आराम से बच गया। क्योंकि अगर इन देशों के पास परमाणु बम होता तो आप बताइए आराम से परमाणु का इस्तेमाल कर लेता और फिर से थर्ड वर्ल्ड वॉर जो है 100% हो जाता, क्योंकि परमाणु बम बहुत ही खतरनाक होता है, आपको पता है, एटॉमिक बम। ठीक है, अभी भी अगर आपको देखेंगे तो जापान में जब अमेरिका 1945 में जापान पर हमला किया था, एक जगह का नाम था हिरोशिमा और एक का नाम था नागासाकी। ठीक है, तो हमला किया तो अभी भी वहां पर नेंगना लुल्ला अपाहिज बच्चा जो है अभी भी पैदा होता, समझ रहे हैं। यानी कि एक परमाणु बम का जो असर है वो कई सौ साल तक रहता है, कई सौ साल तक। ठीक है, चलिए आगे चलकर दोनों महाशक्तियों ने युद्ध की भयावह परिणाम के डर से आपस में समझौता कर लिया, जैसे कि अस्त्र नियंत्रण, परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर किया। ठीक है, और इसी युद्ध को यानी कि थर्ड वर्ल्ड वॉर ना हो जाए, इसी चीज को देखते हुए, इसी चीज का डर से जो है क्या कर दिया, दोनों देश मिलकर के अस्त्र नियंत्रण कर दिया, कोई भी हथियार वगैरह नहीं इस्तेमाल करेंगे, परमाणु अप्रसार कर दिया, यानी कि कोई भी परमाणु का इस्तेमाल किसी भी हालत में नहीं करेंगे, और इस पर जो है दोनों देश हस्ताक्षर भी किया, सिग्नेचर भी किया। तो आपको समझ में आ गया शीत युद्ध का दौर कैसे कैसे हुआ और कैसे कैसे फिर तुरंत जो है खत्म भी हो गया। ठीक है, अब देखते हैं गुटनिरपेक्ष आंदोलन, जो कि बहुत बड़ा एक प्रकार का बोल सकते हैं भूमिका निभाया था इस आंदोलन में, बहुत बड़ा भूमिका। गुटनिरपेक्ष जो यानी कि आपका जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन है ये बहुत बड़ा भूमिका निभाया था, तो इसको हम लोग एक बार देखते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर ध्यान से आप लोग समझिए, ये भी आपको 5 नंबर का पूछा जाता है। देखिए, शीत युद्ध के दौरान कुछ ऐसे देश था जो अपने को दोनों महाशक्तियों से दूर रखना चाहता था। दोनों महाशक्ति मतलब कौन कौन, एक आपका अमेरिका और एक आपका था यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ। ठीक है, तो कुछ ऐसे देश भी था पूरी दुनिया में जो कि ना तो अमेरिका की तरफ जाना चाहता था ना ही यूएसएसआर की तरफ। ठीक है, तो वो जो है तीसरा रास्ता को अपनाया, जिसको हम लोग कहते हैं गुटनिरपेक्ष आंदोलन। गुटनिरपेक्षता का मतलब क्या होता है कि अपने को अन्य देशों से अलग रखना, उसी को बोलते हैं गुटनिरपेक्षता। तो अगर आपको कोई मीनिंग पूछ दे कि गुटनिरपेक्ष का मतलब क्या होता है, तो आपको सिंपल यही देना है कि अपने को दूसरों से अलग रखना, इसी को हम लोग बोलते हैं गुटनिरपेक्ष। ठीक है, तो शीत युद्ध के दौरान कुछ ऐसे देश था जो कि अपने को दोनों महाशक्तियों से दूर रखना चाहता था, जिसका उद्देश्य क्या था कि विश्व शांति, यानी कि पूरी दुनिया जो है वो शांति रहे, युद्ध वगैरह कुछ भी ना हो, इसी को हम लोग बोलते हैं गुटनिरपेक्ष आंदोलन। ठीक है, आपको गुटनिरपेक्ष आंदोलन का डिफिनेशन समझ में आ गया। अब हम लोग देखते हैं कि ये जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन है उसको, यानी कि उसकी जो स्थापना है वो कौन कौन किए थे, कौन कौन नेता किए थे, यहां से भी जो है आपका प्रश्न बनता है, आपको एग्जाम में प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। देखिए, गुटनिरपेक्ष आंदोलन का जो जन्म है उस समय, यानी कि जन्म के समय युगोस्लाविया के जो जोसेफ ब्रेज टिटो है, युगोस्लाविया जो है एक जगह का नाम है, यहाँ पर आप लोग आसानी से समझ सकते हैं। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक नेताओं के नाम, यानी कि ये नेता है जो आप 5 नेता है, ये 5 नेता मिलकर के क्या किया था, गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना किया था। ठीक है, एक कौन था आपका, जोसेफ ब्राज टिटो, जो कि युगोस्लाविया का था, जिसको अभी हम लोग नया नाम क्या है, उसका नया नाम जो है वो है मकदूनिया। ठीक है, तो अगर आपको प्रश्न पूछे कि जोसेफ ब्राज टिटो जो है वो कहाँ का था, अगर ऑप्शन में आपका युगोस्लाविया रहेगा तो इसको टिक करना है, अगर आपका रहेगा मकदूनिया तो इसको टिक करना है। ठीक है, तो जोसेफ ब्राज टिटो वो भी गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक थे। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू जो कि भारत के थे, वो भी आपका जो है गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक थे, बहुत बड़ा भूमिका था जवाहरलाल नेहरू का। ठीक है, तीसरा है यहाँ पर आपका गमाल लिखा हुआ, लेकिन यहाँ पर जो आपका नाम सही जो नाम है वो क्या है, जमाल अब्दुल नासिर। ठीक है, जमाल। ठीक है, यहाँ पर ये आपका जमाल होगा, गमाल नहीं होगा, सॉरी फॉर दैट, टाइपिंग मिस्टेक थोड़ा सा। तो यहाँ पर आपका क्या होगा, जमाल। तो जमाल अब्दुल नासिर जो कि मिस्र का था, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इजिप्ट बोलते हैं, मिस्र। ठीक है, और चौथा आपका क्या था, सुकर्नो जो कि इंडोनेशिया का था। पांचवा था वामे एनक्रुमा, जो कि कहाँ का था, घाना जो है एक जगह का नाम है, और वामे एनक्रुमा जो है उसी को हम लोग लड़ाकू राजा के नाम से जानते हैं। तो अगर आपको प्रश्न पूछ दे कि लड़ाकू राजा किसे बोलते हैं, फिर लड़ाकू राजा कौन है, तो वो है वामे एनक्रुमा। कौन है, वामे एनक्रुमा। ठीक है, तो वामे एनक्रुमा जो है उसको हम लोग लड़ाकू राजा के नाम से जानते हैं। ये कहाँ का था, ये घाना का था। तो अगर आपको प्रश्न पूछे कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक नेताओं के नाम क्या थे, तो आपको जो भी नाम रहेगा ऑप्शन में जो भी रहेगा आपको टिक करना है। हो सके तो यहाँ पर भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, नया नाम मकदूनिया है, ध्यान रखिएगा। युगोस्लाविया का नया नाम क्या है, मकदूनिया का है। ये आपका जमाल है, जमाल अब्दुल नासिर, ये मिस्र का था। जवाहरलाल नेहरू भारत का, आपको पता ही है। जोसेफ ब्राज टिटो युगोस्लाविया का। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिए। तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन के जन्म में जो है युगोस्लाविया के जो नेता थे, जिसका नाम था जोसेफ ब्राज टिटो, भारत के जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के जमाल अब्दुल नासिर ने 1956 में एक सफल बैठक किया। इंडोनेशिया के सुकर्नो और घाना वामे एनक्रुमा ने, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपोर्टेंट है। घाना एक जगह का नाम है जिसका नेता का नाम क्या है, वामे एनक्रुमा,
और इंडोनेशिया के नेता का नाम क्या, सुकर्नो। ये दोनों जो है जोरदार समर्थन किया था। और स्थापना यानी कि जन्म कौन किया था, युगोस्लाविया के जो ब्राज टिटो है, उसके बाद आपका हो गया भारत के जवाहरलाल नेहरू और मिस्र के जमाल अब्दुल नासिर। ठीक है, तो ये 5 नेता मिलकर के जो है गुटनिरपेक्ष आंदोलन का संस्थापक कहलाए। ठीक है, टोटल 5 नेता, तो 5 नेता का नाम आपको याद रखना है। ठीक है, पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन जो है वो कहां हुआ था, बेलग्रेड में हुआ था। प्रश्न आपको पूछा गया है कि प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कहां पर हुआ था, बेलग्रेड में हुआ था। कब हुआ था, 1961 में हुआ था। ठीक है, अच्छा, अगर एक प्रश्न पूछे कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन की जो स्थापना है, या फिर बोल सकते हम लोग कि गुटनिरपेक्ष का जो स्थिति है वो कब उत्पन्न हुआ था, तो 1956 में। ठीक है, प्रश्न आपको पूछा जा सकता है कि गुटनिरपेक्ष की जो स्थापना है वो कब हुई थी, तो आपको आंसर क्या लगाना है, 1956 में हुई थी। ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक है। मैं अभी आपको यहाँ पर बताया हूँ वर्षा संधि के बारे में। वर्षा संधि जो है वो भी आपका कब हुआ था, 1955 में हुआ था। ध्यान रखिएगा, वर्षा संधि, देखिए दोनों चीज ध्यान रखिएगा, डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डेट आपको पूछेगा। नेटो जो संधि है वो कब बना था, 1949 में बना था। फिर नेटो संधि के जवाब में जो है आपका वर्षा संधि को कौन लेके आया, सोवियत संघ लेके आया, जो कि 1955 में लेके आया था। ठीक है, फिर 1955 के बाद फिर अमेरिका जो है वो सीटो और सेंटो को लेके आ गया। फिर इसी के जवाब में जो सोवियत संघ है वो साम्यवादी चीन, वियतनाम, उत्तरी कोरिया के साथ हाथ मिला लिया। ठीक है, इसका डेट यहाँ पर आपका बुक में दिया हुआ नहीं है, इसलिए आपको याद नहीं करना। जितना आपका बुक में दिया हुआ आपको उतना ही पढ़ना है, ज्यादा पढ़ेंगे तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, आपको चीजें यहाँ पर समझ में आ रही है, ये बहुत बड़ी बात है। आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब अभी भी कर लीजिए। चलिए, तो यहाँ पर आपको चीजें समझ में आ गया कि ये जो है गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना 1956 में हुआ था, और जो पहला सम्मेलन है वो आपका 1961 में हुआ था, बेलग्रेड में हुआ था। ठीक है, ये नेता का नाम आपको समझ में आ गया। आगे हम लोग देखते हैं, इस सम्मेलन में 3 बातें परिणिति थी, अर्थात केंद्र बिंदु थी, जिस पर हम लोगों को ध्यान देना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यानी कि यहाँ पर 3 बातें था जो कि हम लोग को ध्यान देना चाहिए। सबसे पहला, ये जो सहयोग है वो 5 देशों के बीच हुआ, 5 देशों के बीच, जैसे कि यहाँ पर आपको समझ में आ गया कौन कौन देश, युगोस्लाविया, भारत, मिस्र, इंडोनेशिया और घाना। ठीक है, 5 देशों के बीच हुआ। शीत युद्ध का प्रसार और इसके बढ़ते हुए दायरे, अंतरराष्ट्रीय फलक पर बहुत से नव स्वतंत्र देशों का नाटकीय उदय। ठीक है, तो 3 परिणति थी, यानी कि अर्थात केंद्र बिंदु था जिस पर हम लोगों को ध्यान हो। अब यहाँ पर देखिए, पहला जो गुटनिरपेक्ष सम्मेलन हुआ था उसमें टोटल 25 देश थे। ठीक है, तो सबसे पहले ये तो आपको समझ में आ गया कि पहला सम्मेलन जो वो कहां पर हुआ था, बेलग्रेड में हुआ था, 1961 इसमें हुआ था। ठीक है, तो पहला जो गुटनिरपेक्ष सम्मेलन हुआ था उसमें टोटल कितना देश था, टोटल 25 देश शामिल था। ठीक है, 2019 में जो है अजरबैजान में 18वीं सम्मेलन हुआ था, और वहां पर टोटल देशों की जो संख्या है 125 हो गई। यानी कि क्या बोला गया था यहाँ पर, अंतरराष्ट्रीय शीत युद्ध का जो प्रसार है इसके बहुत, यानी कि इसके बढ़ते हुए दायरे, यानी कि ये जो शीत युद्ध था, प्रसार था, इसको रोकना था, इसका बढ़ता हुआ जो दायरा था उसको क्या करना था, रोकना था। और ये जो सहयोग वो 5 देशों के बीच हुआ था, और अंतरराष्ट्रीय फलक पर बहुत से नव स्वतंत्र देशों का नाटकीय उदय, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो मतलब कि जो संधि बना था, ये गुटनिरपेक्ष का जो आंदोलन था, जो नीति था, इसी से बहुत सारा देश इस पर शामिल होने लग गया। जैसे कि देखिए, शुरुआत में पहला जो सम्मेलन हुआ था, पहले देखिए स्थापना करते समय टोटल 5 देश था, उसके जस्ट बाद 25 देश हो गया। फिर आप देखिए 2019 में जो अजरबैजान में, ध्यान रखिएगा, अजरबैजान में 2019 में एक सम्मेलन हुआ था जिसको हम लोग बोलते हैं 18वीं सम्मेलन, यानी 18वां सम्मेलन कहां पर हुआ था। अगर प्रश्न पूछे तो आप लोग को जवाब देना है अजरबैजान में। ठीक है, अजरबैजान एक जगह का नाम है। ठीक है, कब हुआ था, 2019 में हुआ था 18वां सम्मेलन। उसमें टोटल सदस्यों की संख्या जो है 120 हो गया। ठीक, तो चीजें समझ में आ गई आपको। बहुत से नव स्वतंत्र देशों का नाटकीय उदय, यानी कि पहले 5, फिर 25, फिर 120। ठीक है, गुटनिरपेक्ष का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, पृथकवाद बिल्कुल नहीं होता, पृथकवाद नहीं होता। क्या होता है, अपने को अंतरराष्ट्रीय मामलों से दूर रखना, अपने को अंतरराष्ट्रीय मामलों से दूर रखना। जैसे कि मैंने आपको बताया, गुटनिरपेक्ष का मतलब होता है अपने को दूसरे देशों से, अंतरराष्ट्रीय मामलों से दूर रखना, इसी को बोलते हैं गुटनिरपेक्ष। ठीक है, तो आज जो है हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। पार्ट 3 में जो है हम लोग पार्ट 3 में पढ़ेंगे नव अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के बारे में। उसके बाद फिर जो है भारत और शीत युद्ध, बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में हम लोग पार्ट 3 में पढ़ेंगे। फिर जो है आपका थोड़ा थोड़ा टॉपिक है, उसके बाद चैप्टर जो है आपका समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो प्लीज जो भी वीडियो को लाइक नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, प्लीज कर लीजिए। यहाँ पर आपको ऐसी पढ़ाई जाती है, और जो भी पार्ट 1 को नहीं देखे देख लीजिएगा, ऐसी यहाँ पर पढ़ाई जाती है। और न्यू बैच शुरू हो चुका है। ठीक है, देखिए लास्ट में आप लोग पढ़ेंगे तो पूरा बोझ बन जाएगा, इसलिए शुरुआत से तैयारी कीजिए। आपकी जो तैयारी बहुत अच्छा होगा, और आपका टारगेट कम से कम 450 आपको रखना है। यही टारगेट से चलना, टारगेट हमेशा हाई रखना है। और प्लीज जितने भी आपके दोस्त हैं, अभी जाकर के आप लोग प्लीज एक बार शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी आपके दोस्त हैं, वो भी पढ़ने लगे, उसको भी मजा आए। ठीक है, थैंक यू सो मच। ऐसे आप लोग पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट। ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू सो मच।